Hello students, today I am going to start with a new chapter, that is the interview. It is written by Christopher Sylvester. In this chapter interview, Sylvester Christopher has told that interview is a supreme serviceable medium of communication. Today everything reaches us through interview. हम कहते हैं ना कि हमें दूसरों के बारे में जानकारी, अपने सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानकारी या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के बारे में जानकारी या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और एनी ऑफ द अथॉरिटीज़ और द हाई रैंक पीपल, हमको जब उनकी जानकारी लेनी होती है या मालूम करना होता है तो वी गो इन द न्यूज़पेपर्स और द मैगजीन्स टू फाइंड आउट कि व्हाट ऑल इज़ रिटन अबाउट देम. यहाँ पर ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? थ्रू इंटरव्यूज़. द इंटरव्यूअर्स टेक द इंटरव्यू of the celebrities or the other political people or the common men also, and they tell us the truth about them. तो इसीलिए कहा गया है कि that interview is a supremely serviceable medium of communication. Today everything reaches us through interview. Now over here it has been told that interview was invented 130 years ago. 130 years ago it was invented, and after that interview has been started all over the world. Today it has become a common place of journalism. Interview has become a common place for journalism. Many celebrities are being interviewed, and how they feel or what they feel about the interviewers, it all has been related in this chapter. कभी कभी होता है ना कि जब इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं किसी सेलिब्रिटी का, तो व्हाट इज़ देयर रिएक्शन, हाउ दे फील, डू दे वांट टू बी इंटरव्यूड और नॉट. All the feelings of those celebrities has been presented in this chapter. This chapter has been divided into two parts. First part में तो आपको सबके views मालूम पड़ेंगे कि how the people feel, how the celebrities feel about being interviewed. और second part में जो है वो अम्बर्टो इको का इंटरव्यू मुकुंद पद्मनाभन ने लिया था, वो आपको सेकेंड पार्ट में मिलेगा. सो वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में अभी हमने बताया कि इंटरव्यू क्या है. नाउ आई टेल यू कि हाउ द सेलिब्रिटीज़ फील व्हेन दे आर बीइंग इंटरव्यूड. तो यहाँ पे जिक्र है कुछ सेलिब्रिटीज़ का. कुछ लोगों का कहना है कि इंटरव्यूज़ हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द हिडन ट्रुथ एंड द टैलेंट ऑफ अ पर्सन. इंटरव्यू जो है ना, it is a medium of finding the truth or the hidden talent of a person. जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो हम उसके अंदर से उसका सच उगलवा लेते हैं, क्वेश्चन पूछ करके. दिस इज़ अ टैक्ट ऑफ द इंटरव्यूअर. ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पे दूसरे का ओपिनियन है कि इट इज़ ऑल्सो अ डायरेक्ट एनकाउंटर इनटू देयर लाइव्स. कुछ लोग तो इसको अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये एक डायरेक्ट एनकाउंटर है हमारी लाइफ के ऊपर. डायरेक्ट एनकाउंटर जैसे कोई हमला बोल देते हैं ना कि हम अभी मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है. आपने तो हमसे कहा था कि बस ये क्वेश्चंस पूछोगे, और जब हमसे क्वेश्चन पूछने लगे तो यू आर स्टार्टेड आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस विच आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर. ठीक है, तो कभी कभी होता है कि दैट दे indirectly ask many questions to the person to whom they are interviewing. Here that is why they are saying that it is a direct encounter into their lives. यहाँ पर नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू V.S. Naipaul, he is a writer and he says कि some people are wounded by interviews. Wounded by interviews means that the interview asks so personal questions. ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कर देता है कि ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू कम कर रहा है, हमें घायल कर रहा है क्वेश्चन पूछ करके.
मतलब जो क्वेश्चंस हम आंसर नहीं करना चाह रहे हैं वो ही क्वेश्चंस वो कुदेर रहा है ना. एंड ही इज आस्किंग दोज क्वेश्चंस विच वी आर नॉट विलिंग टू टेल. सो ही सेज अकॉर्डिंग टू वी.एस. नैपॉल कि some people are being wounded by interviews and lose the part of themselves. Next is, most celebrities feel that it is an unwanted intrusion into their privacy. कुछ लोगों का मानना है कि ये क्या है, एक अनवांटेड इंट्रूजन है into their privacy. We don't want that you should disturb our privacy. I don't want that you should ask me something very personal. कुछ लोग होते हैं ना सेलिब्रिटीज़, वो कहते हैं कि भाई हमारी प्रोफेशनल लाइफ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, तो यू आस्क अबाउट माई प्रोफेशनल लाइफ कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम सपोज टू डू. सो आस्क ऑल अबाउट दैट, not about a personal life. So when you are attacking on a personal life, then you are disturbing us. Lewis Carroll says that he never wanted to be interviewed and he had a horror of the interviewer. Lewis जो कैरोल है उसका कहना है कि वो कभी भी इंटरव्यू देना नहीं चाहता था. ठीक है, he never wanted to be interviewed. उसको जैसे मालूम पड़ता था ना कि कोई इंटरव्यू लेने उसके पास में आने वाला है तो उसके अंदर एक हॉरर वाली फीलिंग आ जाती थी, डर वाली फीलिंग आ जाती थी. दो ही वॉज सच अ बिग पर्सनैलिटी लुइस कैरोल, लेकिन फिर भी उसको लगता था कि इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं. सो ही हैड अ हॉरर एट हार्ट. उसको डर लगता था, भय लगता था इंटरव्यूअर से कि पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेगा एकदम से, एंड व्हाट ऑल दे आर गोइंग टू प्रिंट इन द न्यूज़पेपर्स और टेलीकास्ट. नाउ रुडयार्ड किपलिंग जो है ना, उसने भी अपना हमेशा डिसअप्रूवल शो किया. उसने भी कहा कि आई डोंट लाइक टू बी इंटरव्यूड. लेकिन उसकी वाइफ जो थी ना, उसका कहना ये था कि ये इंटरव्यूअर्स जो है ना वो इनडायरेक्टली हम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं. अब यहाँ पर सॉल बेलो है. सॉल बेलो हैज़ कंसेंटेड to be interviewed on several occasions, but he describes it as a thumbprint on his windpipe. सॉल बेलो का कहना है कि मेरे को इंटरव्यूज से डर नहीं लगता और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, है ना, एंड आई वॉज ओके विथ इट. लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है कि बीइंग इंटरव्यूड इज़ लाइक अ थंबप्रिंट ऑन द विंडपाइप. कि कभी कभी ये लोग ऐसे क्वेश्चंस पुट अप कर देते हैं कि हमें ये लगता है कि थंब प्रिंट, ये थंब है, ये हमारे विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर ऐसा लगता है किसी ने गला दबा दिया. ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हमारे गले में से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, गला दब के हमारा, अरे ये व्हाट ऑल यू आर आस्किंग व्हेन यू आर टेकिंग आवर इंटरव्यू. तो वो ये कहता है कि दीज इंटरव्यूअर्स दे कम टू टेक द इंटरव्यू बट दे टेक द डिसएडवांटेज ऑफ इट. हमसे तय कुछ होता है कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी पर्सनल, दे आर गोइंग टू बी ओनली प्रोफेशनल questions they are going to put on us, but afterwards we find that they get personal, they move into a privacy and private life, and various questions they put on which we don't like. तो it is a crime. तो उसका मानना था कि ये एक क्राइम है जो कि नहीं होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि इंटरव्यू क्या है और इंटरव्यू के बारे में लोगों का मत क्या है, ओपिनियन क्या है. सो द नेम्स विच आई हैव टोल्ड यू ओवर हियर, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट ऑल दे सेड अबाउट द इंटरव्यू. क्योंकि ये जो लोग मैंने बताया ना आपको, वी.एस. नैपॉल का बताया है, लुइस कैरोल का बताया है, रुडयार्ड किपलिंग का बताया, सॉल बेलो का बताया, तो इनके बारे में द क्वेश्चंस आर पुट अप कि व्हाट वाज देयर ओपिनियन अबाउट बीइंग इंटरव्यूड. क्लियर. अब हमारा सेकेंड पार्ट आता है स्टोरी का. सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट अम्बर्टो इको. अम्बर्टो इको इज़ द राइटर. अब यहाँ पर क्या है, इस राइटर का इंटरव्यू लिया मुकुंद पद्मनाभन ने. मुकुंद कौन है? मुकुंद जो है ना, ही इज़ रिलेटेड विथ द
न्यूज़पेपर द हिंदू, हिंदू नाम से जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उसका ये एडिटर है। एंड नाउ ही हैज़ कम ओवर हियर टू टेक द इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको कौन है? अम्बर्टो इको इज़ अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी इन इटली। अम्बर्टो इको जो है ना, ये चैप्टर किसने लिखा था? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। अब यहाँ पे अम्बर्टो इको जो है ना, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन इटली। इसका इंटरव्यू लेने के लिए कौन आ रहा है? मुकुंद। ठीक है, मुकुंद पद्मनाभन इज कमिंग टू टेक द इंटरव्यू ऑफ दिस अम्बर्टो इको। अब अम्बर्टो इको क्योंकि वो एक पढ़ाई से रिलेटेड है, एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, तो उसने क्या है, अपार्ट फ्रॉम टीचिंग ही हैड बीन डूइंग द स्कॉलरली वर्क्स ऑल्सो। स्कॉलरली वर्क्स उसने क्या करे थे कि दैट ही हैड रिटन मैनी आर्टिकल्स, मैनी एसेज, और उसने शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स लिखे थे। उसके अलावा उसने बच्चों के लिए चिल्ड्रंस बुक्स लिखी थी। ठीक है, सो लाइक दिस ही हैड रिटन लिटरेरी फिक्शंस ऑल्सो, एकेडमिक बुक्स भी थी उसकी, और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी हैं। सो मैनी थिंग्स ही हैज़ रिटन। तो जब मुकुंद ये अम्बर्टो का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने अम्बर्टो से पूछा कि आप एक प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि आपने इतना सारा स्कॉलरली वर्क भी किया हुआ है ना, यू आर अ बिग स्कॉलर, और फिर आपने इतने सारे फिक्शंस, लिटरेरी फिक्शंस है, एसेज है, आर्टिकल्स है, ये सारी चीज़ें भी लिखी हैं मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, तो इतना टाइम आप कहाँ से निकाल लेते हैं? तो अम्बर्टो इको ने कहा कि इन एवरीबडीज लाइफ देयर आर इंटरस्टाइसेस। वो कौन क्या होता है? एम्प्टी स्पेसेस, कि हर एक की ज़िंदगी में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। जैसे उसने उससे पूछा ना कि आप तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपको टाइम कहाँ मिलता है? एक संडे के अलावा कोई टाइम होता ही नहीं है। ऑल द टाइम यू आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी एंड टीचिंग द स्टूडेंट्स, सो हाउ कम you take out the time? Then he told that in everybody's life there are empty spaces and I utilize those empty spaces. कि हर एक की ज़िंदगी में खाली समय होता है। हम कहते हैं हमारे पास में दम मारने को भी फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी खाली समय नहीं है, लेकिन हमारे पास में होता है। अब उसने बताया कि कैसे होता है, ही एक्सप्लेन्ड। तो वो जब इंटरव्यूअर हंसने लगा कि खाली समय, आपके पास में कौन सा खाली समय, आप तो पूरे टाइम बिज़ी रहते हैं, तो आपके पास कहाँ से खाली समय आया? तो उसने कहा कि जैसे I am going to the market, when I am moving in the market, then I pick up all the things, story material from there. कि मैं कहीं अगर मार्केट में जा रहा हूँ, है ना, रोड पे जा रहा हूँ, तो मैं उस चलते हुए टाइम को भी यूटिलाइज करता हूँ। मतलब मेरे आसपास जो सीन्स हैं, जो चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ आसपास, उन चीज़ों में से मैं टॉपिक्स उठाता हूँ। कुछ बच्चों के लिए रिलेटेड कोई टॉपिक्स दिख गया तो मैंने उसके ऊपर बैठ करके घर आ करके आर्टिकल लिख दिया। कुछ और चीज़ें नोटिस करी कि ये चीज़ें, ये मैटर बहुत अच्छा है, लिखने लायक है, तो मैंने आ करके वो बैठ करके लिख लिया, है ना। और फिर उसके बाद में वो ये कहता है कि जब मेरे को मालूम पड़ा था कि आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आने वाले हैं, तो मैं अपने कमरे में आज सोफ़े पे बैठ कर के आपका इंतज़ार कर रहा था। यू गिव द टाइम, जैसे उसने टाइम दिया कि आई विल कम एट 9 o'clock, तो अब वो 9 o'clock का मतलब है कि वो पहले से तैयार होना स्टार्ट हुआ, है ना। और फिर 5-10 मिनट 15 मिनट पहले तो बैठ जाएगा ना कि भाई ज़रूर नहीं है कि 9 बजे ही आए, 9 से पहले भी आ सकते हैं 5-10 मिनट। सो दैट इज़ वाई ही सेज दैट व्हेन आई वाज सिटिंग इन माई रूम एंड वेटिंग फॉर यू एंड यू वर इन द लिफ्ट, आप एलिवेटर में थे, आप लिफ्ट में थे, एंड वर कमिंग टू माई फ्लोर, जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से लेकर के थर्ड फ्लोर पर तक जो आने में आपको टाइम लगा लिफ्ट में, है ना, उतनी देर में मैं बैठा बैठा क्या कर रहा था? दैट इज वॉज माई एम्प्टी स्पेस। तो उस एम्प्टी स्पेस में मैंने क्या करा? तब तक एक आर्टिकल लिख लिया, मैंने एक आर्टिकल लिख लिया। तो वो कहता है कि मैं इस तरह से अपनी
एम्प्टी स्पेसेस को यूटिलाइज करता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से उसने कहा कि दैट इज़ वाई आई मैनेज्ड सो मैनी थिंग्स टू डू इन माई लाइफ, और इसीलिए आई हैव गॉट सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी। ठीक है, आदमी कहता है ना कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम एक ही काम कर ले वही बहुत है, लेकिन उसने पढ़ाने के साथ साथ कितने और सारे काम भी किए, है ना, रिलेटेड टू द चिल्ड्रन, रिलेटेड टू द अदर पीपल, आर्टिकल्स भी लिखे, मैगजीन्स के लिए भी और बुक्स भी के लिए भी लिखे, एवरीथिंग ही हैज़ रिटन ओवर देयर। तो उसने कहा ये मैंने इसी तरह से लिख पाया। नाउ ही सेज कि एट द एज ऑफ 50, जब मैं 50 साल की उम्र, ये सारी चीज़ें उसने कब स्टार्ट कर दी थी? 22 साल से स्टार्ट कर दी थी, 22 ईयर्स। ये छोटे मोटे आर्टिकल्स और ये सब लिखने के लिए जब ये रिसर्च वर्क अपना कर रहा था, उसी टाइम से इसने लिखना स्टार्ट कर दिया था, उसी टाइम से सोचना स्टार्ट कर दिया था कि बिसाइड दिस आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। क्लियर? लेकिन वो ये कह रहा है कि फिर उसके बाद में जब मैं 50 साल का हो गया, उसके बाद में एक दिन एक्सीडेंटली, अचानक से मेरे दिमाग में आया कि मेरे पास संडे होता है, व्हाई नॉट टू राइट अ नॉवेल। मेरे को नॉवेल भी लिखना चाहिए। भाई आर्टिकल्स वगैरह क्या होता है, वो तो एक झटके में लिख जाते हैं, छोटे होते हैं, है ना, 1-2 पेज के होते हैं, वो लिख लिए आपने आर्टिकल्स। एसेस भी ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो भी आपने लिख लिए। लेकिन नॉवेल जो होता है वो एक बुक होती है। फॉर दैट अ कंप्लीट स्टोरी इज वांटेड। क्लियर? सो दैट इज़ वाई ही सेड कि उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। तो एक दिन बैठे बैठे उसको ख्याल आया कि वाई नॉट टू राइट द नॉवेल्स ऑल्सो। तो उसने अब नॉवेल्स लिखना स्टार्ट किया, और वो जब उसने लिखना स्टार्ट किया एट दैट टाइम हिज एज वॉज 50. So at the age of 50 he started writing novels, and one by one he wrote almost 5 novels. 5 नॉवल लिखे उसने। ठीक है, 5 नॉवल लिखे जो कि लोगों ने पढ़े और अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसमें से एक नॉवल जो था, नेम ऑफ द रोज़, द नेम ऑफ द रोज़, उसका बहुत पॉपुलर हुआ नॉवल। इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उसने भी नहीं सोचा था कि उसकी वजह से वो ऑल ओवर यूएस में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, उसके पब्लिशर ने भी सोचा था कि ये नॉवेल तुमने जो लिखा है नेम ऑफ द रोज़, ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, इसकी ऐसा करते हैं कि 3000 कॉपीज़ निकलवा देते हैं और उतने का पेमेंट मैं तुम्हें करे दे रहा हूँ, ठीक, एडवांस में, और 3000 कॉपीज़ वो कम से कम बिक जाएंगी हमारी, जिस हिसाब से लोगों का रुझान दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन उसके बाद में मालूम पड़ा कि 2 to 3 मिलियन कॉपीज़ उसकी यूएस में ही सोल्ड हो गई, सेल आउट हो गई यूएस में। कितनी? 2 to 3 मिलियन कॉपीज़ जो वो लेकर के चल रहा था, केवल 3000 कॉपीज़ उसकी बिक जाएंगी। द नेम ऑफ रोज़ की 2 to 3 मिलियन कॉपीज़ यूएस में ही बिक गई, और ओवरऑल लिया उसकी इतनी डिमांड हुई कि 10 to 15 मिलियन कॉपीज़ मोर वर सोल्ड। इतनी ज़्यादा उसकी कॉपीज़ जो है वो बिक गई। अब पब्लिशर जो है ना, वो ये सोचने लगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि तुम्हारे बाकी के नॉवेल्स इतने पॉपुलर नहीं हुए, ये द नेम ऑफ द रोज़ जो था वही इतना पॉपुलर क्यों हुआ। ये नेम ऑफ द रोज़ जो उसने लिखा था ना, वो एक मिक्स्ड नॉवेल था, मतलब उसमें डिटेक्टिव सीन भी था, है ना, डिटेक्टिव अप्रोच भी थी उसमें, मेटाफिज़िक्स भी था उसमें, रिलीजन भी था उसमें, मिडिवल हिस्ट्री भी थी। तो ये सब एक मिक्स होकर के उसने नॉवेल ये बनाया था। ठीक है, सो दिस वॉज लाइक्ड बाय द पीपल एंड पीपल अप्रिशिएटेड एंड हैंड टू हैंड द कॉपीज़ वर सोल्ड आउट। फिर पब्लिशर्स को लगा कि लोग जो है ना, दे डोंट वांट रबिश एंड डिफ़िकल्ट रीडिंग। आज के लोग जो है ना, वो हम कहते हैं कुछ भी, चाहे वो पिक्चर बनती हो, चाहे वो कोई नॉवेल छपता हो या बुक छपती हो, वो लोगों के इंटरेस्ट को देख करके ही लिखी जाती हैं या बनाई जाती हैं पिक्चरें। ठीक है, हम कहते हैं कुछ पिक्चर्स बहुत हिट हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द लाइकिंग ऑफ द पीपल, कि उस टाइम पर कौन से लोग क्या लाइक कर रहे हैं, किस तरह का मैटर लाइक कर रहे हैं। क्लियर? सो एट दैट टाइम द पब्लिशर सेड कि पीपल डोंट लाइक रबिश, लोगों को बकवास पढ़ना पसंद नहीं है,
और ना ही उनको डिफ़िकल्ट रीडिंग पसंद है कि तुम इतना डिफ़िकल्ट नॉवल बना दो कि लिख दो कि हमें समझ में ही नहीं आए। तो नाइदर दे वांट रबिश नॉर दे वांट डिफ़िकल्ट राइटिंग, दे वांट एन एंटरटेनिंग नॉवल, जो कि इसका नेम ऑफ द रोज़ था। क्लियर? सो दैट इज़ वाई इट वॉज पॉपुलर। और इसने अम्बर्टो इको ने खुद भी कहा कि अगर ये मैंने नॉवेल 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल आज के बाद में लिखा होता तो इतना पॉपुलर नहीं होता। इसकी पॉपुलैरिटी एकदम से हो गई, ये मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है, मेरे लिए भी एक रहस्य है। कभी कभी कहते हैं ना कि 2 पिक्चर्स एकदम से लगी, एक सुपर हिट गई, सुपर डुपर हिट गई, और एक के पास में मालूम पड़ा कि विंडो खाली चली आ रही है, टिकट्स ही नहीं बिक रहे, है ना। रीज़न बिहाइंड जनता वही है, एक तरह की स्टोरीज़ भी लिखी गई हैं, लेकिन है ना। तो वो कहते हैं कि कभी कभी लक ऑल्सो काउंट्स, लक ऑल्सो काउंट्स। तो यहाँ पर उसको भी समझ में नहीं आया कि वैसे मैंने 5 नॉवेल्स लिखे थे, वो भी अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन द नेम ऑफ रोज बिकेम सो पॉपुलर अमंग द पीपल दैट सो मेनी कॉपीज वर सोल्ड। और उसने फिर यही कहा कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल, देयर डिमांड एंड अपॉन देयर लाइकिंग इट डिपेंड्स, एंड द लक ऑल्सो काउंट्स। So this is all. This was all about the chapter interview. तो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में तो यही है कि इंटरव्यू क्या है और इंटरव्यू के बारे में लोग क्या सोचते हैं, सेलिब्रिटीज़ क्या सोचते हैं, कि व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट इंटरव्यू। एंड इन द सेकेंड पार्ट देयर इज़ एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको बाय मुकुंद। अम्बर्टो इको का मुकुंद ने इंटरव्यू लिया और उसने उसका क्या रिप्लाई दिया, दैट हैज़ बीन रिलेटेड इन द सेकेंड पार्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यू। ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटा सा ही है, यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर इट। थैंक यू।